हेलो स्टूडेंट्स, रोटेशनल मोशन हम पढ़ रहे थे। कल हमने टॉर्क देखा था, एंगुलर मोमेंटम देखा था और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखा था। उससे अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम जब बढ़ रहे हैं तो आपको देखना है एक तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन पहले रोटेशनल इक्विलिब्रियम से, धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। पहला टॉपिक आपके लिए आज का है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्या? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम रोटेशनल तक जाने से पहले एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को रिकॉल करते हैं। ट्रांसलेशनल लीनियर इक्विलिब्रियम को रिकॉल करते हैं। लीनियर इक्विलिब्रियम क्या होता था आपका? जब भी किसी बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाले सारे फोर्सेस का जब नेट फोर्स आप निकाल लो तो वो अगर जीरो आ जाता था तब हम क्या बोलते थे? बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। यही चीज़ रोटेशन के केस में फोर्स कहाँ कन्वर्ट हो जाता है? टॉर्क में। फोर्स का इफेक्ट क्या हो जाता है रोटेशन में? टॉर्क। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हम कैसे डिफाइन करेंगे इक्विलिब्रियम को? कोई भी ऐसी कंडीशन जिसके अंदर नेट टॉर्क जो किसी भी बॉडी के ऊपर लग रहा होगा वो जीरो हो जाता है तो हम उसको बोलेंगे दैट दी बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए ये एक हिंज है जिससे आपने इसको दोनों साइड को ऐसे टांग रखा। आपने लगाया इस पर फोर्स सपोज F1, इस पर फोर्स लगाया सपोज F2। दोनों की सेंटर से डिस्टेंस अलग अलग भी हो सकती है तो अपन अलग अलग ले लेते हैं। एक को ले लेते हैं D1, एक को ले लेते हैं D2। तो देखिए रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या कि ये जो बॉडी है, जो दोनों फोर्स है ना, जो दोनों साइड बॉडी लगी हुई है ये रोड के आसपास, ये रोड किसी भी हालत में रोटेट नहीं होना चाहिए। अगर रोटेट नहीं होगा तो हम बोलेंगे रोटेशनली इक्विलिब्रियम में है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होने के लिए रोटेट नहीं होना। रोटेट नहीं होना मतलब क्या कि जितना इफेक्ट F1 प्रोड्यूस करेगा उतना ही इफेक्ट F2 प्रोड्यूस करे। अगर किसी ने ज़्यादा प्रोड्यूस किया तो उस तरफ वो झुक जाएगा। सपोज करो सीसो में आप बैठते हैं, जो जनरली गार्डन वगैरह में होता है। अगर दोनों लोग जो दोनों तरफ बैठे हैं, अगर दोनों का मास सेम हो जाएगा तो वो सीसो कहीं भी नहीं जाएगा, अपने स्टेबल पोजीशन पे रहेगा। अगर एक भारी हुआ तो उसके वो नीचे रह जाएगा और दूसरा ऊपर उठ जाएगा, मतलब रोटेट होना शुरू हो गया कहीं ना कहीं। तो वही केस हमको देखना है कि टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट। टोटल क्या? क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज कहाँ से हो रहा होगा? यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज कहाँ से हो रहा होगा? देखिए F2 को अपन ने यहाँ बनाया है, ठीक है। टोटल एंटी क्लॉकवाइज कहाँ हो रहा होगा? देखिए F2 कहाँ पुश करना चाहेगा रोड को? नीचे की तरफ, मीन्स क्लॉकवाइज। F1 भी नीचे की तरफ पुश कर रहा है, लेकिन जब F1 अगर ज़्यादा होगा तो कहाँ रोटेट होगा वो? एंटी क्लॉकवाइज, इस घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज में कौन आ रहा है? F1। तो F1 या फिर D1 क्रॉस F1 शुड बी इक्वल्स टू D2 क्रॉस F2, तब ये इक्विलिब्रियम में होगा। यहाँ से क्या बोल सकते हैं? τ1 शुड बी इक्वल्स टू τ2, मीन्स लगने वाली टॉर्क जब तक इक्वल होगी, लगने वाली टॉर्क जब तक इक्वल होगी तब तक आपका बॉडी जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा। नेक्स्ट आपका आता है, इसी पे बेस्ड कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का। इसी पे बेस्ड, लगभग इस पे बेस्ड है, पूरी तरह से नहीं बोल सकते। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स या कपल भी बोलते हैं, मोमेंट ऑफ कपल भी बोलते हैं इसको, ये कपल भी बोल सकते हैं ना। जो हमने अभी पढ़ा ना वो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स है। जब हम कपल की बात करेंगे, कपल के लिए मोमेंट थोड़ा सा चेंज होता है, इसीलिए उसको अलग से पढ़ रहे हैं। तो मोमेंट ऑफ कपल लिख देते हैं उसको ना। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स कपल लिखेंगे, इससे अच्छा ये कि मोमेंट ऑफ कपल लिख लें। मोमेंट ऑफ कपल, कपल मतलब क्या? दो ऐसे फोर्स, देखो कंडीशन आप सुनना। ये एक बॉडी है, ये इसका सेंटर, ठीक है। एक फोर्स लग रहा है F1, एक फोर्स लग रहा है F2। कंडीशंस क्या? सेम फोर्स होने चाहिए, तो F1 F2 नहीं F ही ले लें। दो फोर्स जो किसी बॉडी के ऊपर लग रहे हो, पहली बात क्या? फोर्स जो कि किसी बॉडी पे लग रहे हो क्या होना चाहिए? सेम या इक्वल। दूसरी कंडीशन क्या क्या होना चाहिए? अपोजिट। तीसरी कंडीशन क्या? शुड हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। शुड हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होने का मतलब क्या कि जहाँ F1 लग रहा है, ऐसा नहीं कि इसी जगह पे अगर एक F लग रहा है तो इसी जगह पे ऊपर लग जाए। अगर ऐसा होता है तो वो हम उसको कपल नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो रोटेट नहीं हो पाएगा। अगर एक तरफ से आप किसी बॉडी को नीचे खींच रहे हो, उसी पॉइंट से ऊपर भी खींच रहे हैं, तो वो कभी रोटेट नहीं हो पाएगी। आपको रोटेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके दोनों एंड लिए एक को दूसरी डायरेक्शन में फोर्स लगाओ, एक को उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओ, तो वो रोटेट आसानी से हो जाएगा। मान लीजिए सेंटर से डिस्टेंस दोनों की, एक की D1 है, एक की D2 है, और टोटल डिस्टेंस जो दोनों फोर्सेस के बीच में है वो L है। तो देखिए पहले क्या करते हैं, एक एक जो फोर्स लग रहा है F1 और F2 दोनों सेम ही फोर्स है, तो दोनों का इंडिविजुअली अगर हम टॉर्क कैलकुलेट करें दोनों की इंडिविजुअली वजह से, तो कितना आ जाएगा? पहला वाला टॉर्क कितना हो जाएगा? या रिजल्टेंट निकाल लें अगर से डायरेक्ट, यहाँ पहला कितना हो जाएगा?
आर क्रॉस आर क्या है यहाँ पे D1 क्रॉस F के बराबर, दूसरा क्या हो जाएगा D2 क्रॉस F के बराबर। ठीक है, ये तो आसान था। यहाँ से F अगर मैं कॉमन ले लूँ तो आपको टॉर्क कितना मिलेगा, D1 प्लस D2 क्रॉस F। आर क्रॉस F होता है आपका टॉर्क, बस वही फॉर्मूला यूज़ कर लिया। D1 प्लस D2 क्या था, टोटल डिस्टेंस L क्रॉस F। इसका मतलब क्या, किसी भी कपल को, कोई भी कपल अगर बन रहा होगा, जहाँ पर भी कपल बन रहा होगा, कपल बनने की कंडीशन क्या है, दो फोर्स सेम डायरेक्शन, सेम मतलब इक्वल है ना, सेम की जगह मैं इक्वल लिख देता हूँ ना, सेम डायरेक्शन के साथ आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दो फोर्स इक्वल, अपोजिट एंड डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। अगर एक के ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा ना, मतलब एक ही पॉइंट पे एक फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे, तो वो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, नेट जीरो हो जाएगा। दोनों कहाँ होना चाहिए, अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन दोनों की होनी चाहिए। ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ कपल। नेक्स्ट आता है कि टॉर्क कितना वर्क डन करेगा और कितनी पावर उसके अंदर होगी। ठीक है, तो वर्क डन, वर्क एंड पावर ऑफ टॉर्क दोनों एक साथ ही बता देता हूँ। नोट्स में आपको अलग अलग मिल जाएगा, अभी शॉर्ट में फटाफट एक ही बार में बता देता हूँ। तो वर्क डन हमने लीनियर मोशन की जब बात करी थी, तो वर्क डन क्या होता था, F/S, मतलब फोर्स और उसके साथ उसका डिस्प्लेसमेंट। अब हम कहाँ आ गए, रोटेशनल मोशन में, तो वर्क तो अभी भी वर्क ही रहा। फोर्स का इफेक्ट को हमने क्या बोल दिया यहाँ पर, टॉर्क। एंगुलर मोमेंटम को यहाँ पे क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। हमारे पास यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कौन सा हो गया, एंगुलर, तो उसकी जगह क्या लिख दिया, थीटा। W=टाउ इंटू थीटा के बराबर। ये तो हो गई जनरल कहानी कि W=टाउ इंटू थीटा आप लिख देंगे, है ना। वैसे आपको क्या करना है, सपोज करो कि कोई एक बॉडी थी जो यहाँ से थी, कुछ एंगल एक्स एक्सिस से पहले θ1 एंगल बना रही थी, बाद में θ2 एंगल बना, यहाँ पे पहुँच गई ए पॉइंट से बी पॉइंट तक रोटेट होते होते। ठीक है, अब आपको ये θ2 एंगल कहाँ से है, उसकी एक्स एक्सिस से एंगल है ना, और θ1 भी एक्स एक्सिस से ही है। तो यहाँ पर अगर वर्क डन बोले तो क्या करेंगे आप, छोटा सा एक वर्क डन लेंगे DW फॉर अ स्मॉल, सपोज करो इसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा, टॉर्क लग रहा था टाउ, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट d θ के लिए जब आपने वर्क डन देखा तो आया DW। टोटल वर्क डन के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा वर्क डन फ्रॉम 0 to W, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले एंगल कितना था θ1, बाद में कितना था θ2, ये याद रखना। इसको अलग फॉर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, ΔW=टाउ इंटू डेल्टा थीटा। अगर सिर्फ डेल्टा थीटा का डिस्प्लेसमेंट हुआ होता, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ΔW का वर्क डन करना पड़ता, टॉर्क लग रही होती टाउ, तो ΔW क्या होता, टाउ इंटू डेल्टा थीटा के बराबर। इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड, तो ΔW/ΔT शुड बी इक्वल्स टू टाउ इंटू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। हम 6th चैप्टर में पढ़ के आए कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज व्हाट, पावर, टाउ एज इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब तो काफ़ी बार देख चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट होता तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता तो लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। पावर कितनी हो जाएगी टॉर्क के अंदर, टाउ इंटू ओमेगा। ये दो चीज़ें हमने देख ली, वर्क डन कितना होगा टाउ इंटू थीटा, और पावर कितनी होगी टाउ इंटू ओमेगा। ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी जानी चाहिए। अब बढ़ते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, वो होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक। क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ज़्यादा सोचना नहीं इसके बारे में, मतलब टफ टॉपिक है पर इतना टफ भी नहीं है। देखो पहले हम जाते हैं लीनियर में, तो हर चीज़ को क्या कर रहे हैं हम कि लीनियर में पहले देखते हैं और उसके बाद हम रोटेशन पे आते हैं। तो लीनियर के अंदर हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती थी, 12 mv²। ठीक है, अब अगर कोई बॉडी रोटेट हो रही है, मीन्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी उसके अंदर, है ना, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी और होनी भी चाहिए। तो हमको पता था दैट V=R ओमेगा होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट R रेडियस का ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उसकी लीनियर वेलोसिटी V है, तो उसके रिलेशन हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब पढ़ा था तब निकाला था, दैट V=R इंटू ओमेगा। वो यहाँ पर हम पुट कर देते तो क्या हो जाएगा, 12 mR² इंटू ओमेगा²। अब देखिए जनरली काइनेटिक एनर्जी के अंदर आप क्या लिखते हैं, हाफ उसका मास और उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर। अब रोटेशनल में चले गए तो हमने एंगुलर वेलोसिटी लिख दी ओमेगा। तो ये मास की जगह एक R², एक और चीज़ ऐड आ रही है ना, mR², एक mR² वाली चीज़ कहाँ से ऐड हो रही है, इसी टर्म को बोला जाता है। जैसे अगर मैं इसको लिख दूँ पहले काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल को, इसी को बोला जाता है I मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है 12 I ओमेगा²। I इज़ नोन एज दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I को क्या बोला जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या, इसका मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब ये है कि कोई भी पार्टिकल है ना, कोई भी रिजिड बॉडी है। तो देखिए जब आप चलो एक एग्जांपल लेते हैं पहले लीनियर मोशन का।
जब एक हल्का आदमी चल रहा होगा तो वो फटाफट चल लेगा, थोड़ा सा हल्का है, उससे थोड़ा मोटा वाला आदमी आया है ना, तो ऑब्वियसली बात है कि वो धीरे धीरे चल पाएगा। एक और एग्जांपल लिया लो, एक पहले खाली बक्सा लो और उसको धक्का लगा तो वो बहुत दूर चला जाएगा। अब उसके अंदर कुछ ना कुछ सामान रख दो, फिर उसको धक्का लगाओ उतनी तेज़ी से, तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। मतलब क्या, मास वो चीज़ है जो ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करती है। यहाँ पर मास की जगह हमारे पास क्या आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वो चीज़ है या वो प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की जो उसके इस बार कौन से मोशन को अपोज कर रही है, रोटेशनल मोशन को। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी विच अपोजेज द रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। ये तो हमने क्या देखा, आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, अभी निकाल दिया हमने कि एम आर स्क्वायर आई होगा। ये कब होगा, जब सिर्फ एक ही पार्टिकल हो। अगर ऐसा एन नंबर ऑफ पार्टिकल हो, सपोज करो ये एक रिजिड बॉडी है बहुत बड़ी, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं हुआ है, तो मान लो एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे इसके अंदर, R1 R2 R3। ये क्या लिख रहा हूँ मैं, हर एक पार्टिकल की सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस से एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स Rn होंगे। तो इनका नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्या होता है, m1 r1 स्क्वायर, सबका मास भी अलग अलग होगा, m2 r2 स्क्वायर, और ये सब क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे mn rn स्क्वायर तक। शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिख देते हैं जनरली, i इज इक्वल्स टू 1 से लेके n तक mi इंटू आर आई स्क्वायर, मतलब आई की वैल्यू पुट करते चलो और ऐड करते चलो। समेशन का मतलब आई की वैल्यू और आई की वैल्यू जो है वो पुट करते चलो और सारे टर्म्स को ऐड करते चलो। ये हो गया एन के लिए। कल हम एक रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, एक रॉड के लिए, और ऐसे कुछ 5-6 स्टैंडर्ड जो शेप्स होते हैं उनके लिए, उसमें से कुछ 2-3 अपन निकाल लेंगे और 2-3 आपको होमवर्क में करने रहेंगे, उसका रिजल्ट मैं बता दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए कल मिलते हैं फिर। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच।